दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई कहानी में। समद भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप मुझे उस गुनाह की सज़ा मत दीजिए जो मैंने किया ही नहीं है। ये सब जो आपको बोला गया है, बताया गया, सब गलत है, बिल्कुल गलत। मैं आपके एतबार को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकती। एक बार मेरी आंखों में देखकर सच्चाई तो पहचानिए। आपकी अर्सिया ऐसा कुछ भी कभी कर सकती है क्या? वह चीख चीख कर कहना चाहती थी। समद भाई का हाथ पकड़कर आंखों से लगाकर रोना चाहती थी। अपनी सच्चाई, अपनी पाक दामनी का यकीन दिलाना चाहती थी, मगर वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकी। समद भाई की नज़रों में छलकता बेतबारी का खंजर पूरे एहतमाम और शिद्दत के उसके दिल के साथ उसकी रूह को भी जख्म कर गया था। अर्सिया, मैंने तुम पर भरोसा किया था। सबके इख्तिलाफ के बावजूद मैंने हमेशा तेरे साथ खड़ा रहा था। आखिर फिर मुझसे कहाँ गलती हो गई कि तूने मेरे एतबार को तोड़ दिया? ये तो अच्छा हुआ कि वो लड़का राहील सीधे मेरे पास आया, किसी और के पास नहीं चला गया, वरना मैं तो किसी से नज़रें मिलाने काबिल नहीं रहता। कुछ तो तेरी तरफ से भी रहा होगा अर्सी, वरना वह लड़का इतनी हिम्मत कभी नहीं कर सकता था। अब अर्सिया अली हसन, तुम अपनी रुखसती के वक्त इस घर से बाहर कदम रखोगी? समद भाई ये कहकर रुके नहीं थे, बल्कि तेज कदमों से सुर्ख आंखों के साथ बाहर निकल गए थे। और मैं अर्सिया अली हसन फिर एक बार नाउम्मीदी के अंधेरों में घिरी अपना वजूद तलाश कर रही थी। अगर आपको नहीं मालूम समद भाई कि आपसे कहाँ गलती हुई, तो यकीन मानिए मुझे भी बिल्कुल नहीं पता कि मुझसे कहाँ गलती हुई कि आपका एतबार इस तरह मुझ पर से ख़त्म हो गया। मेरी तो दुनिया ही आपके एतबार की वजह से थी, और आज आपने वो सरमाया भी मुझसे छीन कर मुझे एक बार फिर से बेसहारा कर दिया। काश कि मैं भी कोई जादू की छड़ी घुमाकर आपको हर बीती बात दिखा सकती, मगर मैं तो ना तब कुछ पर कर पाई थी और ना ही अब कुछ कर पा रही हूँ समद भाई। मगर तब आप थे मेरे साथ, और अब मैं तन्हा हूँ। सोचते हुए बीते वक्त की परछाइयाँ मेरे निगाहों में तैरने लगी है, और मैं फिर एक बार उनके अंधेरों में घिर गई हूँ। मैंने ऐसे घर में आंखें खोली थी जहाँ लड़की को बोझ नहीं बल्कि खुदा की नेमत का दर्जा दिया जाता था। हमारे परिवार में आंखें खोलने वाली मैं दूसरी लड़की थी जो 3 लड़कों के बाद आई थी। इसलिए सांवला रंग और छोटी छोटी आंखें होने के बावजूद सबने मुझे जी भर कर प्यार किया था। सबसे बड़ी सामिया आपी, फिर समद भाई, उनके बाद जुड़वा असद और अनस के बाद मैं थी। सामिया आपी मुझसे 12 बरस बड़ी थी। चांदनी सी उजली रंगत, ब्राउन बड़ी बड़ी आंखें और गोल्डन ब्राउन बालों वाली सामिया आपी को जैसे खुदा ने बड़ी फुर्सत से तराशा था। जितनी मोहब्बत, दुलार और तवज्जो सबसे बड़ी औलाद और लड़की होने के नाते उनके हिस्से में आया था, उनके बाद आने वाले तीनों बेटे मिलकर उसका आधा भी नहीं ले पाए थे। अम्मी अब्बू ने उनकी हर ख्वाहिश अपना फ़र्ज समझकर पूरी की। अक्सर भाई भी इस बात पर चिढ़ जाते थे। हमारे पूरे ख़ानदान में कॉलेज जाने वाली और कोएड में पढ़ने वाली वाल पहली लड़की थी। अब्बू ने सबकी मुखालफत मोल लेकर उनकी ये ख्वाहिश पूरी की थी। अब्बा दादी ने एक हफ्ते तक अब्बू से बात नहीं की थी। वक्त बीतने के साथ सामिया आपी ने ग्रेजुएशन कर लिया और घर के में उनके रिश्ते की बात चलने लगी। तब आपी ने बताया कि वह किसी से मोहब्बत करती हैं, और ये अम्मी अब्बू के लिए एक ज़बरदस्त धक्का था। हमारे यहाँ जात बिरादरी से बाहर शादी होना एक बहुत बड़ी बात थी, और जैसा कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे, अम्मी अब्बू ने भी दिल पर पत्थर रख कर उनकी मोहब्बत खालिद अहमद से मुलाकात की और उनकी बताई बातों की और उनके बारे में तहकीकात करवाई, और ये इनकी साफ हुआ कि वह एक बिगड़ा हुआ लड़का है जिससे ना तो
उसकी फैमिली मिलती है और ना ही वो उससे कोई रिश्ता रखते हैं। उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर भी है। आप ही को समझाने की बहुत कोशिश की गई, मगर जाने क्यों उन्हें उस शख्स के अलावा सब झूठे और फरेबी नज़र आ रहे थे। और फिर एक रोज़ उन्होंने उस शख्स से घर से भगाकर कोर्ट मैरिज कर ली। ये वो सदमा था जिसने अब्बू के दिल का मरीज बना दिया था। अम्मी की मुस्कुराहट छीन ली थी, भाइयों का उठा हुआ सर झुका दिया था और मुझे तो हर कदम पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उस साल ख़ानदान में जाने कितनी लड़कियों की पढ़ाई अधूरी छूट जाने, कितनी लड़कियों की शादी करके उन्हें एक बोझ की तरह सर से उतार फेंका गया, कितनी ही अधखिली कलियों को मसल दिया गया था। अब अम्मी अब्बू घर में रहते थे। सामिया आपी तो चली गई, मगर इस घर में कभी ना छटने वाला बेतबारी का अंधेरा छोड़ गई। मुझ पर लुटाया जाने वाला प्यार अब झिड़कियों में बदल गया। दुपट्टा लेना सीखो, अब बड़ी हो गई हो, ये कोई खेलने का वक्त है। घर से बाहर नहीं जाना है, जो चाहिए बता दो आ जाएगा। शरीफ घरों की लड़कियां यूँ बेवजह नहीं घूमती। फिर इन्हीं हालातों में मुझे लड़कियों के स्कूल से 10वीं करवा दी गई और फिर जब अगली क्लास में एडमिशन का वक्त आया तो घर बैठने का फरमान जारी हो गया। हो चुकी पढ़ाई, अब घरदारी सीखो, कोई ज़रूरत नहीं है दाखिला लेने की। और मैं, जिसमें पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ भी ना बोल पाई, खामोश हो गई। मगर दिल का दर्द किसी तौर भी कम नहीं हो रहा था। छुप छुप कर आंसू बहाती रही। और फिर उस रात जब समद भाई काम से देर से घर लौटे तो उन्हें खाना देने के लिए आंसू साफ करके उठ बैठी थी। सालन गर्म करके टोंगा डाइनिंग टेबल पर रखा तो समद भाई गौर से मेरा चेहरा देख रहे थे। क्या हुआ अर्सी बेटा, तुम्हारी आंखें सुर्ख क्यों हो रही हैं? बस उनके पूछते जैसे आंसुओं का बांध टूट गया था। सुबकते और रोते हुए सर झुका दिए। समद भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा तो लगा जैसे आसमान मिल गया। भाई मुझे पढ़ना है, प्लीज़ मुझे पढ़ने दीजिए। अब्बू अम्मी को समझा लीजिए। मैं टूटे फूटे लफ्ज़ों में कहकर रोने लगी। और उस दिन समद भाई ने जैसे बीड़ा उठा लिया था मेरा साथ देने का। अगले रोज़ वह खड़े हो गए थे मेरे लिए। वो तो चली गई, हम सबको जमी दोज करके उसे छोड़ दिया आपने उसकी ज़िंदगी जीने के लिए, और उसके किए का बदला इस मासूम से ले रहे हैं। अगर ऐसी ज़िंदगी देनी है तो इसे तो वापस ले लीजिए, ज़िंदगी जो आपने दी है। ऐसे गुट गुट कर जीने से अच्छा है मार डालिए इसे। और फिर सब खामोश हो गए। समद भाई के एतबार ने मुझे ज़िंदगी जीने की ताकत दी थी। उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया और उसके बाद तो हर मुश्किल का जवाब मेरे लिए समद भाई थे। चाहे वो पढ़ाई में मदद हो या बाजार जाने का मरहला हो, किसी सहेली को घर बुलाना हो या एग्ज़ाम का प्रेशर हो। इस दौरान अक्सर रिश्तेदारी में होने वाले शादी ब्याह में भी शिरकत होती थी और मैं समझ नहीं पाती थी कि लोगों की गुम होती याददाश्त भी मुझे देखकर वापस क्यों आ जाती थी। मुझसे हंसकर बात करने वाली ख्वातीन मेरे मुड़ते ही अक्सर कह उठती थी, सुनो ये अर्सिया वही है ना जिसकी बड़ी बहन, और बस आगे सुनने की हिम्मत ही ना होती थी। उस वक्त दिल चाहता था कि मैं कहीं रूपोस गायब हो जाऊं, मगर ना तो ये मुमकिन था और ना ही दुरुस्त। आखिर ये आग का दरिया तो पार करना ही था और हर बार मैं इसी तरह अजीब वशवशों में घिरी होठों को सिए रहती थी। इन तमाम चीज़ों का असर ये हुआ था कि मुझ में कभी एतमाद ही ना आ सका। दूसरों से बात करना मेरे नज़दीक बहुत बड़ा मरहला था और किसी अजनबी से बात करना ये तो मैं कर ही नहीं सकती थी। इस बीच समद भाई की शादी हो गई। ये तो अच्छा था कि उनकी बीवी बहुत मोहब्बत और सलूक वाली थी और उन्होंने समद भाई को कभी मेरा साथ देने से नहीं रोका, बल्कि हमेशा उनके साथ खड़ी रही। और 2 साल गुजर जाने के बाद समद भाई एक बार फिर मेरे लिए फरिश्ता साबित हुए थे। सबसे लड़ झगड़ कर मेरा कॉलेज में एडमिशन कराया था, मगर असली मुश्किल तो अब थी सामने कि को एड में पढ़ने लायक एतमाद ही ना था। इतने सारे लड़कों के साथ मैं कैसे पढ़ सकूंगी? अर्सी बच्चे, मैंने तुझ पर एतबार किया है, मेरे इस एतबार को कभी तोड़ना मत, वरना फिर शायद कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। अब मेरी इज्जत तेरे हाथ है
कि तू चाहे तो मेरे सर को झुका दे या फिर फ़क्र के से सबके सामने ऊंचा कर दे। समद भाई ने जब मुझसे कहा तो मैं बस सर झुकाकर उनके सीने से लग गई थी। आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। उनके हाथ का मेरे सर पर होना मेरे लिए सबसे बढ़कर था। बस मैं ये कभी उनसे कह ना सकी। खैर, मैं पहले दिन कॉलेज के गेट पर खड़ी थी। समद भाई कब के मुझे छोड़कर जा चुके थे, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अंदर जा सकूं। वहाँ अंदर जाते लड़के लड़कियों को देखकर मैं हैरान व परेशान थी। एक से एक खूबसूरत फैशनेबल लड़कियां और लड़के मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई नमूना हूँ। और किसी हद तक वो लोग दुरुस्त भी थे। हल्का आसमानी रंग का वाइट रबर प्रिंट का सूट पहने, सांवला रंग, मामूली नैन नक्श लिए मैं किसी तौर पर भी उनके साथ चलने वालों में से नहीं लग रही थी। उस पर सर पे दुपट्टा लिया हुआ था क्योंकि अम्मी अब्बू का हुक्म था कि दुपट्टा सर से सरकने ना पाए। अब इस हुलिये में उनका रद्दे अमल ठीक ही था। तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी ने नज़रें मुझ पर है। मैंने देखा तो एक लंबा सा स्मार्ट लड़का था जो मुझे देख रहा था और उसकी आंखों में हैरत के साथ मजाक उड़ाने के जज्बे भी थे। मैं बौखला गई थी और अपनी तमाम तर हिम्मत इकट्ठी करके अंदर कदम रख दिया था। उम्मीद के खिलाफ कोई रैंगिंग नहीं हुई थी। क्लास में इंट्रोडक्शन के दौरान मैंने फिर से उस लड़के को देखा था। उसका नाम राहील था। वह खासा हैंडसम और बेबाक्शा था। ऐसा नहीं था कि मैं उसके शहर में खो गई थी, बस वह मुझे याद रह गया था। मैं जानती थी कि कुछ राहें सबके लिए नहीं होती। मेरे बस एक लड़की से किसी हद तक दोस्ती हो पाई थी। उसका नाम सायरा था। उसके साथ ही जाकर मैंने लाइब्रेरी कार्ड बनवाया था और अब अक्सर मेरा खाली वक्त लाइब्रेरी में ही बीतता था। इस बीच मैंने बहुत बार राहील को देखा था, कभी क्लास में, कभी फुटबॉल ग्राउंड में, कभी दोस्तों के साथ और कभी लाइब्रेरी में भी, मगर कभी बात करने की ना मैंने कोशिश की और ना ही उसने। लेकिन अक्सर उसकी नज़रों की तपिश मैं अपने चेहरे पर महसूस करती थी। यार, तुझे क्या नज़र आता है उस बहन जी में? क्यों उसे ताड़ता रहता है? मैं लाइब्रेरी से निकलकर कॉमन रूम की तरफ जा रही थी जब बीच में कॉरिडोर में खड़े उसके एक दोस्त समीर ने उससे पूछा था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि ये बात मेरे ही बारे में है और मैं ठिठक कर मोड़ पर ही रुक गई। पागल हो गया है क्या? कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बस मैं यकीन करने की कोशिश करता हूँ कि उस जैसी लड़की भी कॉलेज में है। शक्ल सूरत तो चल उस पर कोई बस नहीं होता, मगर ये दुपट्टा हरदम सर से लपेटे रहना, ना हंसना ना बोलना, बात करना, मेकअप के नाम पर एक काजल तक ना लगाना। बाय गॉड, मुझे हंसी भी आती और उस पर तरस भी। उसकी आवाज़ आई और फिर वहाँ रुकने की बजाय मैं वहीं से पलट गई थी। उसकी बातों का मुझे बुरा तो नहीं लगा था, मगर कुछ अच्छा भी नहीं लगा। जो भी था, बहरहाल ये बातें सच थी। मैं आज जल्दी घर आ गई थी और मुझे खुशखबरी मिली कि सबा भाभी प्रेग्नेंट है। मैं भी खुश हो गई थी। समद भाई की खुशी तो मुझे बेइंतहा खुश कर देती थी। गुजरते वक्त के साथ मुझ में भी शायद एतमाद आने लगा था। इतनी जल्दी वक्त बीता कि मालूम ही ना हुआ था और मेरे पेपर्स भी हो गए थे। इस बीच सबा भाभी ने एक समद भाई जैसे प्यारे बच्चे को जन्म दिया था। अब समद भाई का मुझे मिलने वाला वक्त कम हो गया था, मगर मुझे जितना भी हासिल था मैं उतने में खुश थी। मेरा रिजल्ट भी आ गया था और मैं बेहद हैरान थी कि मैं ना सिर्फ फर्स्ट क्लास पास हुई थी, बल्कि मैंने पूरी क्लास में टॉप किया था। समद भाई तो खुशी से उछल पड़े थे। आज पहली बार अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा था। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। कांपते अल्फाजों ने मेरी जलती रूह पर जैसे ठंडे पानी के छींटे डाले थे। अम्मी के होंठों पर भी मुस्कुराहट की झलक नज़र आई थी। अगले रोज़ जब कॉलेज पहुंची तो सबकी हैरान नज़रें देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी मैं। हेलो मिस अर्शिया, मेरा नाम राहील है। मैं लाइब्रेरी जा रही थी जब वह मेरे सामने आ गया। हेलो, मैं जानती हूँ आपको क्लास में देखा है मैंने आज एतमाद से जवाब दिया, जिस पर मैं खुद भी हैरान थी। इतने अच्छे मार्क्स
स्कोर करने के लिए आप यकीनन बधाई की हकदार हैं। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहेंगी? जी ग्रुप? मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। हाँ, हम 5 दोस्तों का ग्रुप है। मैं, समीर, साहजेब, निशा और सामिया। मेरी नज़रें एकदम से उठी थी। आगे का सब मुझे सुनाई देना बंद हो चुका था। मैं जल्द से माजरत करते वहाँ से तकरीबन भागते हुए घर के लिए निकली थी। घर पहुंचकर मैं सीधे अपने कमरे में गई थी और अलमारी से कपड़ों के बीच में छुपाई हुई सामिया आपी की एक अस्थली फ़ोटो निकालकर उसे देखने लगी थी। आंसू बेतहाशा बहने लगे थे। मुझे लगा था कि मैं उनसे नफ़रत करती हूँ और उन्हें भूल जाऊँगी, मगर ये मेरी गलतफहमी थी। वो मेरी सगी बहन थी, मेरी माजाई खून का एक ऐसा रिश्ता जो मरकर भी नहीं टूटता। फिर वो तो खुदा का शुक्र है जिंदा थी। फिर कैसे उनसे दिल का राब्ता ख़त्म हो सकता था? क्यों किया आपने? आप ही ऐसा? आपसे सब किस कदर मोहब्बत करते थे, बल्कि अब भी करते हैं। फिर एक शख्स की मोहब्बत कैसे उन तमाम मोहब्बतों पर भारी पड़ गई? शामिया आप ही एक बार आप आकर देखती तो सही, कैसे खंडहर हो गया था ये घर जहाँ आपके साथ सबके कह गूंजते थे। उफ आपी, आप कहाँ हैं? कैसी हैं? मैं दिल ही दिल में उनसे शिकायत कर रही थी और वे आवाज़ रो रही थी। अब कॉलेज में मुझे देखने का नज़रिया बदल गया था। पहले जो सांवली मामूली नए नक्श और दुपट्टे में लिपटी हुई लड़की यानी मुझे अजीब नज़रों से देखते थे, अब उन नज़रों में इज्जत थी, अदब था। लेकिन एक जोड़ी निगाहें ऐसी मैं खुद पर अक्सर महसूस करती थी जिनमें कुछ अलग जज्बात थे। मैं उन जज्बातों को समझने की ना हिम्मत थी और ना ही मुझे इसकी इजाज़त थी। वो निगाहें राहील की थी, जो अक्सर लाइब्रेरी में टकरा जाता था या फिर क्लास में मुझसे पिछली या साइड वाली सीट पर बैठता था। मुझे इन सब से अजीब सी कोफ्त होने लगी थी, लेकिन उसे मेरी नागवारियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने कभी उसके जज्बातों को हवा नहीं दी, तमाम वक्त उसे इग्नोर किया। कॉलेज में इलेक्शन सर पर थे। 2 खास उम्मीदवार थे जो बढ़ चढ़ कर प्रचार में लगे थे। अर्सिया, मैं 1 हफ्ते तक कॉलेज में नहीं आऊँगी। मैं लखनऊ शादी में जा रही हूँ। हो सकता है 1-2 दिन फालतू भी लग जाए। शायरा ने मुझे बताया तो मैं परेशान हो गई। आज भी अकेले कॉलेज में मुझे हिचकिचाहट होती थी। खैर, उसे तो जाना ही था और मैं भी इतनी लंबी छुट्टी तो नहीं कर सकती थी, इसलिए अगले दिन से अकेली ही नज़र आने लगी सबको, मगर मुझसे ज़्यादा राब्ता रहता नहीं था किसी का। राहेल ने कई मर्तबा मुझसे मेल जोल बढ़ाने की कोशिश की, दोस्ती की पेशकश रखी, मगर मेरे शर्द रवैये ने उसे आगे ना बढ़ने दिया। उस दिन मैं क्लास से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ जा ही रही थी कि अचानक भगदड़ मच गई थी। मैं हैरत में से ये तमाम रूसते हाल देख रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं। तभी मुझे एक तेज़ धक्का लगा और मैं कॉरिडोर से नीचे जाती सीढ़ियों पर लुढ़कती चली गई। मेरे माथे पर चोट लग गई थी, जिससे खून बहने लगा था और हाथ पैरों पर भी खरोंच आ गई थी। मैं बामुश्किल खड़ी हो पाई, मेरा सर चकरा गया था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, किसी ने मुझे तेज़ी से पिलर के पीछे खींच लिया और दूसरे हाथ से मेरा मुंह दबा दिया। मेरे दिमाग में उस एक पल में जाने कितने सुने अनसुने हादसे घूम रहे थे। आंखें भर आई। वो जो भी था मुझे ऐसे पकड़े हुए पीछे बने स्टोर रूम में ले गया और तब उसने मुझे आज़ाद किया। ये क्या हरकत है राहेल, मुझे इस तरह छूने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और ये दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? खोलो इसे। गम और गुस्से से मेरी आवाज़ लरच गई थी। राहेल ने दरवाजे की कुंडी लगा दी थी और मेरा दिल खौफ से कांप उठा था। वह मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। अर्सी, प्लीज़ लिसन टू मी, डोंट टेक इट रॉन्ग। बाहर दोनों उम्मीदवारों में झगड़ा हो गया है। अभी कॉलेज में ऐसे रहना या यहाँ से जाने की कोशिश करना सेफ नहीं है। जब तक हंगामा ठंडा नहीं हो जाता या पुलिस नहीं आ जाती, तब तक प्लीज़ यहीं रहो और चुप रहो। उसने बगैर मुझे देखते हुए कहा। उसकी बात को मान लेने के अलावा कोई और चारा नहीं था। भी उसके इस तरह देखने पर मुझे परेशान कर दिया।
खुद पर ध्यान दिया तो वजह समझ में आई। मेरा ना सिर्फ दुपट्टा गले में झूल रहा था बल्कि बाल भी खुलकर बिखर गए थे। मैंने जल्दी से बालों को समेटा और दुपट्टा वापस से सर पर रखने लगी। अर्शी, तुम्हें काफ़ी चोट लगी, दुपट्टा वहाँ मत रखो, उसने कहा और मेरे करीब आ गया। मेरी आंखें हैरत और डर की वजह से फैल गई। मैं उसे ही देख रही थी। उसने अपना रुमाल मेरे जख्म पर बांध दिया और मेरा दुपट्टा वापस से मेरे सिर पर रख दिया। इस दौरान मैं उसी को देख रही थी। वह ये काम कर पीछे हट गया था और मैं पलकें झुकाकर दीवार के सहारे ही बैठ गई थी। चाहे ऊपर से मैं कितनी सख्त और बेजार होने का दिखावा करती थी, मगर थी तो मैं एक नर्मो नाजुक लड़की ही, जिसके सीने में एक जज्बात भरा एहसास दिल धड़कता था। मैं अपने दिल को चाहे कितने ही पर्दों के पीछे छुपा लूँ, मगर उसकी धड़कन को कैद कैसे कर सकती थी। और आज पहली बार मुझ पर ये राज वाज़ेह हुआ था कि राहिल ने इन पर्दों में सुराख करने में शायद कामयाबी हासिल कर ली है। ये एहसास मेरे रोम रोम में दहका गया था और मुझे एहसास हुआ कि मेरा चेहरा लौ दे रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं है, गलत है। मैं इन जज्बातों के लिए नहीं बनी हूँ। ये सब अभी इसी वक्त रोकना होगा। मैंने घबरा कर खुद से एक और खड़ी होकर दरवाजे के पास आकर बाहर की आवाज़ें सुनने लगी। राहिल भी मेरे करीब ही खड़ा था। तभी बाहर फायर की आवाज़ हुई और मैं, जो पहले ही खौफजदा थी, डर के मारे राहिल के करीब हो गई और उसकी नज़रें मेरी नज़रों से उलझ गई। वो नज़रें जिसमें महकते हुए जज्बात थे, उमड़ती हुई मोहब्बत थी, लहराता हुआ सागर था, दहकती हुई आँच थी। ये आँच जैसे मेरे पूरे वजूद को जला रही थी। इससे पहले कि वो जज्बात अपनी खुशबू से मेरे वजूद को महकाते, वो मोहब्बत मेरे जज्बातों को जगाती। वो सागर मुझे खुद में समेट लेता और वो आँच मुझे पिघला देती। मैंने तेज़ी से कदम पीछे खींच लिए थे, अपनी नज़रों को फेर लिया था। वह खामोशी से मुझे देख रहा था, मगर तमाम अनकहीं बयां करने को उसकी बोलती निगाहें ही काफ़ी थी। मगर अब मैं तैयार थी इन हर जज्बात से बचने के लिए, समद भाई का एतबार कायम रखने के लिए। कोई 1 घंटे तक हम दोनों उस कमरे में तन्हा एक दूसरे के सामने थे। मैंने इस पूरे वक्त में उस पर दोबारा नज़र डालने की खता नहीं की थी। बाहर का हंगामा ठंडा पड़ गया था। राहिल ने दरवाज़ा खोला। हम बाहर निकले तो सामने ही समीर खड़ा था। उसकी निगाहें में हैरत के साथ कुछ और भी था, और वो कुछ और मुझे सर से पैर तक कपा गया था। बहरहाल मैं किसी तरह तेज़ी से कॉलेज से निकली और बस का इंतज़ार न करके ऑटो से घर की ओर चल दी। घर में घुसने से पहले मैंने वो रुमाल हटाया और अपने बैग में डाल दिया। ये हादसा मेरे जहन पर ऐसे नक्श हो गया कि मैं अगले दिन तक कॉलेज नहीं गई थी। हेलो अर्शिया, अब चोट कैसी है? राहिल ने कॉलेज आते ही मुझसे पूछा, मानो वह इसी इंतज़ार में था कि मैं कब कॉलेज आऊँ। जी अब ठीक है, थैंक्स फॉर हेल्प। मैंने उसका रुमाल लौटाते हुए और बिना उसका रिएक्शन देखे क्लास में चली गई। वह जिस तरह मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था वह मेरी समझ से बाहर था। वह खासा खूबसूरत और स्मार्ट नौजवान था, और समीर भी था तो उसे लड़कियों की कोई अमीर भी था तो उसे लड़कियों को कोई कमी नहीं थी। फिर हर खूबसूरत हसीन लड़की को छोड़कर उसकी निगाहें मुझ पर आकर क्यों रुक गई थी? बेशक ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था कि वह पढ़ाई को लेकर सीरियस कभी लगा नहीं था। ज़्यादा पढ़ने वाली लड़की में उसे दिलचस्पी हो, फिर मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी भी नहीं थी कि वह मेरे बारे में सोचे। सिर्फ मेरा उसे इग्नोर करना और किसी तरह की दिलचस्पी न दिखाना ही इसका एक रीज़न लगता था, और मुझे यही सच भी लगता था। और मेरे अपने रीजन्स थे कि मैं ऐसे ख्वाब अपनी आँखों में ना सजने दूँ कि जिनकी किरचियाँ सिर्फ मेरी आँखों को ही नहीं बल्कि मेरे अपनों की रूह को भी लहूलुहान कर दे। शायरा कॉलेज आ गई थी और चंद दिनों में इलेक्शन भी निपट गए थे। जब उसे लगा कि मैं अभी भी उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ तो उसने समीर के ज़रिए शायरा को अपने ग्रुप में शामिल कर और मुझे भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन मैं अब उसको समझने लगी थी, तो मैंने ना तो शायरा को रोका और ना ही उसके साथ उस ग्रुप में शामिल हुई। हाँ, मैं काफ़ी अकेली हो गई थी, मगर मुझे इसका अफसोस ना था। देखते देखते ये साल भी निकल गया और हम फाइनल में आ गए थे।
अभी भी राहिल को कोई ऐसा मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि ना तो मैं कहीं टूर पर जाती थी और ना ही कहीं आउटिंग या मार्केटिंग पर। हाँ, मैं उसकी बेचैनी और बेताबी दूर से ही महसूस ज़रूर करती थी। अब उसने मेरे रास्ते में आना छोड़ दिया था। मुझे भी इत्मीनान था कि अब सब ठीक है। तू राहिल को पसंद करती है ना अर्शी? सायरा ने मुझसे पूछा तो मैं ठिठक कर उसकी ओर देखने लगी थी। वो और मैं ग्राउंड में बैठे थे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लीव से पहले का आखिरी दिन था। हल्की गुनगुनी थी धूप कर हर तिफ्त फैली हुई थी। हमसे थोड़ी दूर पर राहिल भी अपने ग्रुप के साथ नहीं। और ये बात तुमने सोची भी कैसे? पहली बात तो ये कि मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ जो ये रोग पालने वाले काम करे, और दूसरी बात, मैं जिस एतबार पर यहाँ आई हूँ वो कभी टूटने नहीं दूँगी। मैंने साफ और सख्त लफ्ज़ों में कहा था। बट यू नो राहिल लव्स यू, ही इज़ वेरी नाइस। तुम्हें इतना चाहने वाला कहीं नहीं मिलेगा। वो तुम बस सायरा, तुम उसकी इम्ब शेडर क्यों बन रही हो? मुझे वो कोई पसंद नहीं है। मेरे लिए जो भी बेहतर होगा वो मेरे घर वाले चुनेंगे। मैं इन सब चीज़ों की फ़िक्र में टाइम वेस्ट क्यों करूं? और तुम भी आइंदा मुझसे इस तरह की बात मत करना प्लीज़। मैंने उसकी बात काट दी थी। उसका जगमगाता चेहरा एकदम से बुझ गया था। ठीक है अर्शी, मगर एक बात कहना चाहूँगी, मोहब्बत कोई बला नहीं कि उससे दूर भागा जाए, और ये ऐसी चीज़ भी नहीं जिससे बचा जा सके। ये तो आसित है जो लगाए नहीं लगती और बुझाए नहीं बुझती। जब तक तुझे मोहब्बत नहीं है ठीक है, मगर अगर एक बार, सिर्फ एक बार तेरा दिल उसके लिए धड़क उठा तो तू लाख चाहकर भी अपना दामन नहीं बचा सकती। मैं तो बस तेरे लिए दुआ कर सकती हूँ तू कभी दिल टूटने के दर्द से ना गुजरे। और मैं उसे देखती रहेगी। क्या कहती उसे कि मैं खुल के जीना चाहती हूँ, मोहब्बत करना चाहती हूँ, दोस्त बनाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, मगर किसी अपने के दिए हुए अंधेरों को और बढ़ा नहीं सकती। मैंने खामोशी से पलकें झुका ली। दूर बैठे राहिल की निगाहें हों की तपिश अब भी मुझे जला रही थी। हेलो अर्शिया, कैसी हो? आज आखिरी पेपर था और मैं पेपर के बाद बाहर निकल रही थी जब राहिल मेरे पास आया था। जी मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अर्शी। इट्स वेरी अर्जेंट। क्या हम कॉफ़ी शॉप चल सकते हैं? उसकी नज़रों ने मुझे उलझन हो रही थी। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि अब बस सब ठीक हो जाएगा, और कहाँ ये सिचुएशन। सॉरी बट मुझे घर के लिए देर हो रही है। अर्शी, मैं जानता कि तुम्हें मालूम है कि मुझे क्या कहना है। देखो अर्शी, मुझे घुमा फिरा कर बात नहीं करनी, और ये बात ये है कि आई लव यू। वह आंखों में जोत जलाए मुझे तक रहा था। मैं शौक सी हो गई थी। इतने खुले लफ्ज़ों की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं पागलों की तरह उसे देख रही थी। हाँ अर्शी, मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। पता नहीं कैसे कब तुम मेरे दिलो दिमाग पर काबिज हो गई, और अब तुमसे दूर रहना मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं अब अपने मॉम डैड को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। कल ही उसकी बात मेरा दिल धड़का गई थी। वह बोलकर खामोश हो गया था। मैं जो इस सारी सिचुएशन में खामोश थी, अचानक ही होश में आई थी। आई एम सॉरी मिस्टर राहिल, मगर आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। मेरे दिल में आपके लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं है, और ना ही हो सकते। मेरा रिश्ता हो चुका है और चंद रोज़ में मेरी शादी है। मैंने उससे बोल दिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो अर्शी? तुम हमेशा से जानती हो कि तुम्हें लेकर क्या जज्बात रहे हैं। तुम्हें सिर्फ मेरी होना है, बस मेरी। मैं सब ठीक कर दूंगा। बस एक बार कह दो कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। वह तकरीबन चीख पड़ा था। उसके लहजे में दर्द था, एक टूटती सी उम्मीद थी, और अपनी बात माने जाने की आरज़ू थी। मगर अफसोस कि मुझे ये सब देखते हुए भी इग्नोर करना था। जो सच है वो आपको बता चुकी हूँ, और अब प्लीज़ ये तमाशा मत कीजिए। मैंने सख्त अंदाज में कहा और तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई, क्योंकि अब वहाँ उसके सामने खड़े रहना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया था। मैं घर आ गई थी और फिर कभी उससे ना मिलने का इरादा लिए, और मेरा ये इरादा पक्का था कि 15 दिन बाद ही मेरी शादी थी, और जितने भी काम मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से बचे हुए थे वो सब अब होने थे। मैं भी अम्मी और भाभी के साथ बाज़ारों के चक्कर लगा ही रही ज़िंदगी में पहली बार, मगर मेरा दिमाग
उलझा हुआ था। आजकल समद भाई अक्सर मेरी तरफ जांचने वाली नज़रों से देखते रहते और मुझे बहुत ऑकवर्ड फील कराता था। और एक रोज़ जब अम्मी और भाभी बाहर बाजार गए हुए थे और मैं नन्हे अशद के कुर्ते में बटन टाँक रही थी। राहिल को जानती हो तो मर्सी। समद भाई की गंभीर आवाज़ पर मेरे हाथ कांप गए और सुई मेरी उंगली में जा घुसी। मैंने दुपट्टे को निकलते खून पर रखा और सहमते हुए भाई की ओर देखा। वाह, हद दर्जा संजीदा थे, होंठ भिजे हुए, आंखें सुर्ख। पल भर के लिए मेरा दिल धड़क गया था। भाई, मेरे हलक से घुटी घुटी सी आवाज़ निकली। ओह, तो तुम उसे जानती हो? वह लड़का ठीक कह रहा था, मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ने भेजा था अर्सिया, ये सब करने नहीं। आज तेरे दामन में जो खून लगा है वह तेरा नहीं, मेरे एतबार का खून है। गम और गुस्से से वह बेहाल थी। समद भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मुझे उस गुनाह की सज़ा मत दीजिए जो मैंने किया ही नहीं। ये सब जो आपको बोला गया है, बताया गया, सब गलत है, बिल्कुल गलत। मैं आपके एतबार को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकती। एक बार मेरी आंखों में देखकर सच्चाई तो पहचानी आपकी अर्सिया। ऐसा कुछ कभी कर सकती है क्या? मैं चीख चीख कर कहना चाहती थी, मगर मैं बस सकते की थी की हालत में बैठी रही थी। मेरे अंदर हिलने की भी ताकत नहीं रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी रूह को खींच लिया हो। अर्सिया, मैंने तुम पर भरोसा किया था। सबके इख्तिलाफ के बावजूद मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहा था। आखिर फिर मुझसे कहाँ गलती हो गई कि तूने मेरे एतबार को तोड़ दिया? ये तो अच्छा हुआ कि वो लड़का राहिल सीधे मेरे पास आया, किसी और के पास नहीं चला गया, वरना मैं तो किसी से नज़रें मिलाने काबिल नहीं रहता। कुछ तो तेरी तरफ से ही रहा होगा अर्सी, वरना वह लड़का इतनी हिम्मत कभी कर सकता नहीं। अब अर्सिया अली हसन, तुम अपनी रुखसती के वक्त ही इस घर से बाहर कदम रखोगी। समद भाई तो कहकर चले गए थे, मगर अपने साथ मेरी तमाम उम्र का मान, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला सब ले गए थे। अब तो मैं बस बेजान मिट्टी का ढेर बनकर रह गई थी। शाम तक भाभी और अम्मी आ गई थी और मैं भी खुद को समेट चुकी थी और मेरे बस में ना था। बेतबारी का जो डंक मुझे लगा था, उसका जहर मेरे कुछ भी करने से उतरने वाला नहीं था। मेहमानों से घर भर गया था। आज मेरी हल्दी थी और कल शादी। सब बेहद खुश थे सिवाय दो लोगों के, मैं और समद भाई। हर तरफ रंगूबू का सैलाब था। चहचहाती लड़कियां, हंसी के फुलझड़ियाँ, रंगीन कपड़े, खूबसूरत दिलकश चेहरे, अम्मी अब्बू के खुशी और सुकून से दमकते चेहरे, भाइयों के गुरूर से उठी गर्दन, भाभी की मुस्कुराहट, सब कुछ था। अगर कुछ नहीं था तो मेरे दिल की खुशी वो नदारत थी जैसे कहीं जाकर सो गई हो और अब कभी उठने वाली हो। पूरा घर लाइट से सजा हुआ था। गार्डन में मेहंदी का प्रोग्राम होना था। मैं अपने कमरे में तैयार हुई थी। आईने के सामने खड़ी मैं खुद की आंखों में देख रही थी, जिनमें ज़िंदगी मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। बस एकटक खुद को निहार रही थी। मेरी आंखों में आंसू का एक कतरा तक ना था। बस कुछ था जो सीने में अटका हुआ था और मुझे खुल के सांस ना लेने दे रहा था। मैं शायद और कितनी ही दूर यूं ही खड़ी रहती कि लाउंज में बजती फ़ोन की घंटी मुझे हकीकत में खींच लाई थी। मैं मरे कदमों से आया और रिसीवर उठा लिया। हेलो अर्सिया, मैं राहिल। उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी। मैं फ़ोन रखना चाहती थी मगर मेरे हाथों ने हिलने से इनकार कर दिया था। मैं यूं ही खड़ी थी। मैं जानता हूँ अर्शी, तुम मुझसे नफ़रत कर रही होगी, मगर मैं इस दिल का क्या करूँ जिसने हर पल हर लम्हा तुम्हें ही चाहा है। इसे बस तुम्हारी आरज़ू है, तुम्हारा ही अरमान है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ करूं, मगर तुम्हें किसी और का होते देखना मेरे कैसे सहन करता। मैंने एक आखिरी कोशिश की। मैं समद भाई से मिला। मैं बस उनसे मिलकर तुम्हें मांगना चाहता था, उन्हें राज़ी करना चाहता था, लेकिन पता नहीं कब कैसे क्या क्या बोल गया मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वह दूसरी तरफ खड़ा अपनी सफाई दे रहा था और मैं सूनी आँखों के साथ खड़ी थी। जानबूझकर नहीं राहिल, सब बहुत सोच समझ कर किया तुमने। इस सांप सीढ़ी के खेल में हरदम खुद को बचाकर एक कदम फूंक कर रखते हुए जब मैं मंजिल को पहुंचने ही वाली थी तो तुमने ऐसी चाल चली कि मंजिल से एक कदम पहले ही मुझे ऐसा डसा कि मैं आज फिर
स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी हूँ। मैं बस दिल ही दिल में उससे मुखातिब हो रही थी। जानती थी मेरे लफ्ज़ों का कोई मोल नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया मोहब्बत में दिल के हाथों मजबूर होकर किया अर्शी, मगर तुम ये नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुमने तो कभी मोहब्बत की ही नहीं। हमेशा मुझे खुद तक पहुंचने से रोका है। मेरे जज्बातों से बेखबर तुम बस खुद में ही गुम रही हो। मगर अर्शी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कहते उसने फ़ोन रख दिया। मैं रिसीवर रख कर मुड़ी तो लाउंज के दूसरे छोर पर रिसीवर रखते समद भाई की नज़रें मुझ पर ही थी। कमाल है कि मुझे एहसास ही नहीं था कि लाइन पर कोई और भी था। मैंने उनकी निगाहों में देखा, आज भी उनकी आंखें सुर्ख थी, मगर आज उनमें बेतबारी का नहीं, मजारत माफ़ी का रंग था। ओह, ये तो अंजाम होना था इस कहानी का कि मुझे सुर्खरू होना ही था। इस तरीके से ही सच सामने आ ही गया। मैं वापस आईने के सामने आ खड़ी हुई और दुपट्टा दुरुस्त करके बाहर चल दी जहाँ मेरा इंतज़ार हो रहा था। इतनी भी जल्दी क्या थी बेटी की शादी में मेहरू? किसी ख्वातीन ने अम्मी से पूछा। माज के घर वाले खड़े हुए थे। भाभी जान, वो तो पहले ही निकाह चाहते थे। अर्शी के पेपर्स तक भी मुश्किल से रुके हैं कि बच्चे की पढ़ाई कैसे रुकने देते। बहुत मेहनत की थी मेरी अर्शी ने। ये वही अम्मी थे जो 10वीं के बाद मुझे घर बैठाना चाहती थी। आज कैसे मेरी पढ़ाई को डिफेंड कर रही थी। देख लो शामिया आपी, आज मैंने आपके फैलाए खुदगर्जी के अंधेरों को अपने इल्म और कुर्बानियों से दूर कर दिया है। अब यहाँ यकीन की रोशनियाँ रक्ष करेंगी। मगर सामिया आपी, मैं अपनी रूह के अंधेरों को दूर करने कहाँ जाऊँ? कहाँ से जाऊँ वो मरहम? कहाँ से लाऊं वो मरहम जो मेरे दिल के जख्मों का इलाज कर सके? अपनी रूह के कांटे निकालने कहाँ जाऊं? कहाँ से लाऊं वो मोहब्बत जो मुझे भी सर सार कर दे? किसी से मोहब्बत क्या मैं अब कर पाऊंगी? मेरी किस्मत में एतबार तो है, मगर अब शायद मोहब्बत नहीं। खुशियाँ तो सच्ची मोहब्बत से ही आती हैं, और मैंने तो खुद ही अपने दिल को कुचल कर एतबार पर मोहब्बत कुर्बान कर दी है। मगर सलामत रखा है एतबार। आने वाली नस्लों को अगर आपकी खुदगर्जी बताई जाएगी तो मेरे सब्र की कहानी भी सुनाई जाएगी। उनके लिए मैंने राह में अंधेरे ने अपने दिल में फूंक कर एतबार की सम्माएँ जलाई हैं, जो बरसों बरस उनकी राहें रोशनी करेंगी, और मेरे सीने में अटकी सांस को फरार की राह मिल जाएगी। अब आंसू मेरी आंखों से निकलकर मेरे उपटन लगे चेहरे को भिगोते चले गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी अब इसी पर समाप्त होती है। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।